हाँ बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताओ आप। टेस्ट में स्कोर इतना कम क्यों था सबका, कल वाले टेस्ट में? लैक ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज वन. सेकंड इज लैक ऑफ अप्रोच. दो ही मेन फंडामेंटल रीजंस बनते हैं. आपको क्या लगता है? प्रिपरेशन सही थी? आपने दिया था टेस्ट? आपने दिया था? क्यों? फिर तो आईआईटी भी ना दो. फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे? छोड़ो. टेस्ट आपके अकॉर्डिंग होगा या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे? कब थी मैरिज? तो मतलब ये तो और अच्छी बात है, फिर आप संडे को टेस्ट तो दे ही सकते थे. हाँ. अरे बात तो करते हैं, टेस्ट मिस करना तो लास्ट वो होना चाहिए. जो हर्ष कौशिक, आपने परमानेंटली ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया क्या? आप सबने ऐसा करना है बच्चों, नॉन मेड स्टूडेंट्स. आपने फिजिक्स की जो टेस्ट की आपकी गलतियां हैं, स्पेसिफिकली गलतियां, ठीक है? जो क्वेश्चन मतलब अनअटेम्प्टेड था या जो क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने वो विद रीजन मुझे भेजना है. ठीक है, व्हाट्सएप करना है. ठीक है. एंड एक और चीज आपने करनी है, आप मेरे को ना सीक्वेंस भी बताओगे. आप ये मतलब ये मतलब सबको याद है या ये आइडेंटिफाई हो सकता है बाद में कि आपने टेस्ट किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया था? फिजिक्स में क्वेश्चन वाइज ये पता चलता है किसी तरह? असली में नहीं पता? ऐसे नहीं कोई मतलब कोई रिपोर्ट या कुछ कुछ ये नहीं लिखा था? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. उस पॉइंट को छोड़ो, बस आपने यही देखना है कि मतलब उस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली मार्क्स क्यों नहीं आए. हर्ष कौशिक, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ. अगर नेक्स्ट क्लास से आप ऑफलाइन नहीं आए तो उसके बाद फिर कभी नहीं आओगे. सोच लो. ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ये मतलब जेई का पेपर खराब सिर्फ अप्रोच के कारण होता है और कोई रीजन नहीं होता. इट इज नेवर नॉलेज. ये लगता है कि भाई हाँ हम ये बुक कर लें, टफ कर लें, बूस्टर कर लें, कुछ नहीं होता वो. ठीक है, सिर्फ उस इंस्टेंट पे आपको अप्रोच प्रॉपर बनानी होती है. हम वो करेंगे डिस्कस. ठीक है, मतलब आई विल सी. अभी तो मुझे आपका बहुत बुरा हाल लग रहा है सबका. मैं एक बार देखूंगा. ऐसा भी हो सकता है कि मे बी मैं आपको अगले टेस्ट से पहले ना एक बार मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि वो टेस्ट कैसा है, मैं एक बार आपको पहले ही बता दूं एक बार के लिए कि हाँ देखो इस अप्रोच से करना है. ठीक है, और फिर देखना आपका स्कोर क्या आता है और तो आपको समझ आए कि हाँ उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो मतलब मे बी फॉर वन टाइम मैं ऐसा कुछ करूं. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. हाँ, हम बच्चों कहाँ पे थे? क्या किया था हमने? सीरीज कर ली थी, है ना? आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना पूरा हो गया था पार्ट. ठीक है, मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा उसकी, हम आगे बढ़ रहे हैं. कुछ करते हैं. चल जाएगा काम ना. बाकी मैं डिक्टेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ओके, तो अब बच्चों हम कंटिन्यूइंग विद जो हम पहले कर रहे थे, अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, विच इज नाउ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो अब हम जो बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, विच इज द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड वी विल सी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं न्यूक्लियस के अंदर से ही। तो सबसे पहले वेरी वेरी ब्रॉडली बच्चों हम अगर बात करें, एक न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज आपको पता है? क्या होता है न्यूक्लियस? एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड लीड, करेक्ट। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, करेक्ट। कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा को हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या वो बनाते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं न्यूक्लियस की? एक तो होता है उसका मास नंबर और एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है Z? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? A से। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड मास? मतलब उसको मास क्यों कहते हैं हम, अगर वो नंबर ही है? नियरली सारे मास न्यूक्लियस के अंदर ही है, नेग्लिजिबल है। तो चलो एक ध्यान रखना, इट इज स्टिल अ नंबर, राइट? जो ए है वो नंबर है, वो मास नहीं है, एटलीस्ट। अग्रीड? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस की कुछ बिल्कुल ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि क्या कुछ होता है। तो वी स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। It is made up of protons and neutrons. तो बच्चों, विदाउट नोइंग द एक्चुअल वैल्यूज, जो एक प्रोटॉन का मास होता है और एक न्यूट्रॉन का मास होता है, मैंने उसको जानबूझ के इलेक्ट्रॉन के मासेस के टर्म्स में लिखा है। तो व्हाट वी नीड टू नो वेरी क्लियरली इज कि हम जनरली ऐसा बोल देते हैं ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन के मास जितना डिफरेंस है। ठीक है, एनी आइडिया व्हाई? एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? नो। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर सो फार? वेरी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर मास नंबर A क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
इसको बच्चों हम एक और टर्म भी बोलते हैं, ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, इसको हम एक जनरल टर्म बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन इज अ कॉमन वर्ड फॉर, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो। देन आई थिंक आप सबको पता है व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स। एनी डाउट्स सो फार बच्चों? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज। अब बच्चों जैसे हम एक मतलब एटम के रेडियस वगैरह की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस की बात करते हैं हम ना, ऐसे ही न्यूक्लियस का भी रेडियस होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस का रेडियस है बच्चों, इट इज गिवन बाय अ सिंपल एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू r नॉट इंटू a रेज टू पावर 1/3। a क्या है? मास नंबर। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस है, इट डिपेंड्स ऑन द मास नंबर। ठीक है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो मास नंबर पे क्यों डिपेंड कर रहा है? एग्जैक्ट पावर तो नहीं सोच पा रहे 1/3, बट उस पर डिपेंड करना चाहिए, ये समझ आता है क्यों? ऑब्वियसली जितना जितना मास नंबर ज्यादा होगा उतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, और इनफैक्ट आप ये सोचो कि इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भाई इमेजिन कि ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर सम बॉल्स, दीज आर स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। आप इनको टाइटली पैक करते जा रहे हो, जितना आप ए बढ़ा रहे हो उतना आप इन बॉल्स का बढ़ाते जा रहे हो। जितना इन बॉल्स को बढ़ाओगे तो उतना न्यूक्लियस का रेडियस तो इंक्रीज होगा ही होगा। करेक्ट मानते हो? तो ये जो आर नॉट है, वो इस रिलेशन से हमें समझ आता है कि ए को 1 डाल देंगे तो ये आर नॉट किसका रेडियस बन गया? हाइड्रोजन का। ठीक है, जिसकी वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 1.1 into 10 raised to power -15 meters। इसमें हल्की सी एक अप्रोक्सीमेशन है जो आपको अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये बड़ा फॉर्मूला एज सच ऑब्वियस सा फॉर्मूला है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, अभी आपको दिख जाएगा क्यों। अब बच्चों अगर ये रिलेशन है, क्या हम इसके बेसिस पर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल सकते हैं? करना ट्राई। आप अप्रोक्सीमेशन ले लो कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम मान लो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखना कि एक न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या बनती है, कोई भी जनरल ए की टर्म्स में। रिटर्न क्या आई डेंसिटी बच्चों?
क्या वो डेंसिटी कुछ न्यूट्रॉन की टर्म्स में आ जाती है? क्या बन रही है? जो एक न्यूक्लियॉन की डेंसिटी है वो बनती है, देखो। चाहे उसको प्रोटॉन मान लो चाहे न्यूट्रॉन मान लो, आप मतलब अप्रोक्सीमेशन ये है कि आप इनको ये मान लो कि सेम बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक ही बात है। हो गया? क्या किया? मास कैसे लिखोगे? कोई भी एक मान लो, इमेजिन कर लो कि वो प्रोटॉन्स का बना हुआ है, इमेजिन कर लो वो न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है, कुछ भी मान लो। लेट से हमने उसको प्रोटॉन्स का मान लिया, तो आप मास कैसे लिखोगे? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम में? 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको आप आर नॉट ए करके लिख दोगे, है ना। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, एम पी ओवर 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ए तो कट गया, तो ये ऊपर क्या बचा? मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे क्या है? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। तो आर नॉट तो प्रैक्टिकली एक प्रोटॉन का ही रेडियस हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में तो है ही सिर्फ प्रोटॉन। तो ये बेसिकली क्या बन गया? दिस बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन, so which means कि density is constant for all nuclei। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। बच्चों इसका क्या बेसिस, मतलब क्या ये लॉजिकल है, ये ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए? एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैं कहूँ कि मेरे पास 1 किलो चीनी है वर्सेस मेरे पास 10 किलो चीनी है। उन दोनों की डेंसिटी में सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। लेट्स से आप इस दीवार का छोटा सा पीस ले लो, आप इस दीवार का बड़ा सा पीस ले लो, क्या डेंसिटी सेम होगी? क्यों सेम हो रही है डेंसिटी? आप आधा किलो पानी ले लो, आप 10 किलो पानी ले लो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सेम ही है ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आपने कितना पार्ट लिया? एज लॉन्ग एज कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर आप उसमें कितना मटेरियल लिया उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। यही सेम बात हम न्यूक्लियस के साथ कर रहे हैं। न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स। तो आप तो सीधा सीधा न्यूक्लियॉन्स बढ़ाई जा रहे हो, तो आप 10 लो या चाहे 100 लो, तो डेंसिटी तो सेम ही आएगी। डेंसिटी में कब चेंज आता है? जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो रहे हैं, है ना। जब मान लो मैं कोई मटेरियल बना रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ पार्ट वुड यूज कर ली, कुछ पार्ट कुछ प्लास्टिक यूज कर लिया या कुछ भी किया, तो मेरी डेंसिटी कुछ अलग होएगी, है ना। अगर मैं वुड को यूज करके जितना मर्जी कुछ बनाता जाऊं, वो तो डेंसिटी सेम ही रहेगी ना। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट तो वुड ही रहा, मानते हो? वही चीज यहाँ हो रही है। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों, डेंसिटी वाली बात? ओके। अब बच्चों आगे बहुत ध्यान से समझना, जो मेन बेसिस है न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है, हमने उसको समझना है और उसको क्लियर करना है। बच्चे एक आप केमिस्ट्री में टर्म डिफाइन करते हो एएमयू, उसका क्या मीनिंग होता है? मतलब वो दैट्स द यूनिट ऑफ मास ऑफ कोर्स, उसकी डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। व्हाई इज इट डिफाइंड दिस वे, 1/12 मास ऑफ C12? मतलब अगर मैं इसको ओपन करना शुरू करूं, 1/12 मास ऑफ C12 न्यूक्लियस कहते हैं ना उसको, टू बी वेरी एक्सप्लिसिट। तो अगर हम इसको ओपन करें, मतलब मेरे न्यूमरेटर में क्या आएगा? मास ऑफ C12 न्यूक्लियस अपॉन 12। तो ऊपर क्या लिखा गया? 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन 12, मानते हो? जो कि बन गया मास ऑफ प्रोटॉन
plus mass of neutron upon 2. Agreed? So why don't we define it simply as average mass of nucleon? ये बन गया, समझो, mp plus mn by 2 बन गया ना. So why cannot it be defined as the average mass of nucleon? ये क्यों हमने जबरदस्ती 1/12 mass of C12 लिखा? नहीं मतलब चलो ऐसे ही कर दो. Why can't we define it as average? भी छोड़ो, पता नहीं कैसे होगा. Why can't we define it as mp plus mn by 2? और नियरली mp बोल देते, नियरली mn ही बोल देते, क्योंकि मास तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है. मतलब इसमें ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? अगर हम इंडिविजुअल मासेस नहीं ढूंढ सकते होते तो फिर हम ऊपर क्यों लिख रहे थे वो 1836 1837? इंडिविजुअल मासेस तो ढूंढ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इंडिविजुअल पार्टिकल है तो इंडिविजुअल मास भी है उसका, है ना? कभी ऐसे बच्चों डिफाइन नहीं किया हमने. आइसोटोप्स क्या? नहीं, आइसोटोप्स का क्या पंगा हुआ यहाँ? तो जब हमने C12 ही बोल दिया तो ठीक है. क्या नहीं चलेगा? ठीक, ये तो जनरल डेफिनेशन है ना. वो तो कोई और मास लिया तो फिर उसमें तो C12 भी नहीं है, वो तो कुछ और ही है. माय क्वेश्चन इज कि हमने AMU को ये अजीब सी डेफिनेशन क्यों दी 1/12 मास ऑफ C12? मतलब ये हम इसको सिंपली ऐसे क्यों नहीं पुट कर सकते थे कि mp plus mn by 2, या फिर सिंपली mp या mn ही कर देते? और आप ये करते भी तो हो, मतलब आप केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करते कि जैसे अगर AMU में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो? आप ऐसे नहीं करते कि जो मोलर मास होता है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो, या कुछ ऐसा ही करते होगे? तो क्या होता है बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, और ये बात जो उसी से ही कंसिस्टेंट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमें न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है, लेट्स से, ठीक है, कि भाई 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, चाहे कार्बन है चाहे कोई भी और, हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है, ठीक है. अगर हम ये कहते हैं कि हाँ जी एक न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन से बना है, और हम अपनी ये थ्योरी लगा देते हैं कि भाई इसका मतलब न्यूक्लियस का मास क्या हुआ, इक्वल टू 6 times मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 times मास ऑफ न्यूट्रॉन. essentially what we are doing, we are conserving mass, right? हम LHS और राइट हैंड साइड का मास कंजर्व कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना. तो इट सो टर्न्स आउट कि अगर मैं बाय सम मैकेनिज्म एक आइसोलेटेड न्यूक्लियस लूं और उसका एग्जैक्ट मास मेजर करूं, ठीक है, तो वो मास, चलो टू मेक थिंग्स इजी C12 की बात ही करते हैं, तो इट विल टर्न आउट कि वो जो मास है वो 6 mp plus 6 mn आएगा ही नहीं, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, एक न्यूक्लियस के केस में मास कंजर्वेशन डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अब हम जिन थ्योरीज पे जा रहे हैं, ये वो थ्योरीज हैं जहां पे न्यूटन वाली फिजिक्स फेल हो रही. न्यूटन नेवर इवन इमेजिन्ड कि भाई थिंग्स लाइक मास, थिंग्स लाइक टाइम कैन चेंज, ठीक है. आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ वेरिएबल है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है. तो ये बच्चों फर्स्ट वो फिनोमेना था जो हमने डिस्कवर किया जहां पे मास इज नॉट गेटिंग कंजर्व्ड, ठीक है. आपने सुना होगा कि हम कह देते हैं ना कि मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी. तो दिस इज द फर्स्ट सच ऑब्जर्वेशन जहां पे ये देखा गया कि भाई अगर आप 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाते हो तो
कुछ पोर्शन ऑफ मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी, ठीक है, और इसलिए जो न्यूक्लियस का मास है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्या ये बात समझ आई? इन अदर वर्ड्स, अगर आपको एक न्यूक्लियस दे दिया जाए तो यू हैव नो वे जिससे कि आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करके उस न्यूक्लियस का एग्जैक्ट मास बता पाओ। इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये भी है कि अब आप कहोगे कि सर मास अगर कम कर दिया, एक माइंड में डाउट आना चाहिए कि चलो कि मास कम हो गया। मैं एक बच्चों जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल 1 मिनट के लिए ऐसे बोलते हैं, न्यूक्लियस प्रोटॉन का मास है 1 ग्राम, न्यूट्रॉन का मास है 1 ग्राम, ठीक है, 6 कंबाइन किए तो आइडियली मास कितना होना चाहिए था? 12 ग्राम। मैंने कहा कि भाई नहीं, कुछ मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। लेट से न्यूक्लियस को हमने रखा तराजू में और तोला, मास निकल के आया 11.5 ग्राम, ठीक है। तो चलो हमने कहा कि 0.5 ग्राम्स एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब आप ये बात नहीं कर सकते कि सर अब वो 11.5 ग्राम किस तरह से बटा हुआ है, कि क्या किसी एक प्रोटॉन का मास आधा रह गया, या किसी 2 प्रोटॉन का मास आधे मतलब थोड़े थोड़े कम हो गए, या क्या? नाउ दैट इज टोटली एन अननोन थिंग, ठीक है। आपको बस टोटल पता है 11.5 है, आप उसके आगे बात ही नहीं कर सकते कि वो मास उसमें से किसका कितना है, किसका कितना है। इन अदर वर्ड्स, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इतना हाईली कंप्रेस्ड हैं या इतना टाइटली पैक्ड हैं कि आप उनके अंदर नहीं झांक सकते, आपको कुछ नहीं दिखेगा वहां, आपको सिर्फ एक 11.5 ग्राम की बॉल दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। क्या बच्चों ये बात समझ आती है? नहीं, चार्ज क्या है कि वो 6 तो हैं, इतना तो पता है हमें, वो कम नहीं होते, कभी ऐसा नहीं कहते हम कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर अंदर 11 ही रह गए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। बट उनमें अब फर्दर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नहीं, मतलब हम ये नहीं कहते कि अगर मास 11 ग्राम होता तो हम कहते कि एक प्रोटॉन ही खत्म हो गया, नहीं, अब भी 12 रहेंगे, बस कैसे किसी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? नहीं नहीं नहीं, ना वो नहीं बदलता, चार्ज उतना ही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि चार्ज कुछ कम हुआ है, सिर्फ मास पे हो रहा है जो हो रहा है। ये कर नहीं पाते, मतलब उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको? सी, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक तरफ हम यही बात करें कि उनका थोड़ा सा पार्ट है। तो इसको समझने के लिए आपको फिर उसके जो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मीजॉन्स, क्वार्क्स एक्सेट्रा, उस पर जाना पड़ता है। तो दैट गोज बियॉन्ड आवर स्कोप, ठीक है। हमें तो बस यही समझना है कि अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स 12 हैं, किसका कितना मास है आप बात ही नहीं कर सकते, टोटल मास की आप बात कर सकते हो 11.5 ग्राम, चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है। एंड क्योंकि हम बच्चों न्यूक्लियस के अंदर झांक ही नहीं सकते थे, हम देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए ये डेफिनेशन आई 1 AM, ठीक है ना, कि जब अंदर तो पता ही नहीं क्या है, तो हमने 1 AMU को तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 कर दिया, कि न्यूक्लियस के मास का 1/12, ठीक है। तो दिस इज द होल बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियर थ्योरी, ठीक है। तो जो हम ये लिखते भी हैं बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो हमने ऊपर लिखे थे, दोज आर फॉर द केस ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उनको कैसे आइसोलेट करके मास कैलकुलेट किया गया, दैट इज अगेन ह्यूज मैटर ऑफ रिसर्च, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया गया होगा, बट वो आइसोलेटेड का है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है उस टाइम पे। आती है बात समझ? ठीक है। तो ये लिखो बच्चों ऐसे ही, और इसको कट कर दो।
नहीं, so far only mass converts to energy. चार्ज का कुछ नहीं है. क्या बच्चों ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्यों चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए आपकी LHS और RHS का मास जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, ऑनलाइन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अब बच्चों हम टर्म डिफाइन करते हैं. ये तो हमें समझ आ ही गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है मास के साथ, तो हम अब टर्म डिफाइन करेंगे मास डिफेक्ट. वेरी लॉजिकल. क्या होगा मास डिफेक्ट? जो भी आपकी दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो मासेस हैं उनका डिफरेंस. तो हम कहते हैं बच्चों कि मान लो कोई भी एक, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं. ठीक है, तो ये बताओ बच्चों लॉजिकली कि किस साइड का मास ज्यादा होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, क्योंकि ये जो मिल रहे हैं ये कंबाइन करके एक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. और इस बात को बच्चों आप उससे भी समझ सकते हो, स्टेबिलिटी से, है ना. अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे तभी तो न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा होगा, अदरवाइज तो न्यूक्लियस फॉर्म ही नहीं होना चाहिए था. न्यूक्लियस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो स्टेबल है? करेक्ट. तो होता क्या है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन करते हैं तो उस टाइम पर दे कन्वर्ट सम ऑफ द मास टू एनर्जी, जो कि रिलीज हो जाता है. तो उन्होंने अपनी एनर्जी तो कम कर ली ना मिला के. तो अगर हम आइडली लिखते तो ये वाला जो मास है वो ZMP प्लस A माइनस ZMN से कम होगा. मैं एक बार रीड कर रहा हूँ. मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, उस चीज को हमने मैथमेटिकली लिख दिया. तो जो मास लॉस हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है जी. अंडरस्टूड. तो बच्चों ये जो डिफरेंस आएगा मासेस का LHS और RHS का, उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट. वो जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको मतलब एक्सप्लिसिटली दिया होता है, न्यूक्लियस का मास भी गिवन होगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके भी मासेस गिवन है. मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एनी वैल्यूज. क्लियर सो फार? भाई ये जो
मास इफेक्ट आया इसका, अब कितना मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्या रिलेशन होता है, अब वो लगता है जो द फेमस रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस इज द राइट प्लेस टू अप्लाई दिस। ठीक है, वो बताता है कि जब कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या कितनी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे आता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो बच्चों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू फिनोमेना, बट एट आवर लेवल हम ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा क्या हुआ कि इसी फिनोमेना में मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जो हम और इतना कुछ करते रहते हैं, जो आप इतने केमिकल रिएक्शंस करते हो या व्हाटएवर, वहां कहीं पर क्यों नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, हम ब्रॉडली इतना कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो भी इंटरेक्शंस इतने छोटे डिस्टेंसेस पे हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के लिए। ठीक है, बट उसके फर्दर हम कुछ नहीं कह सकते, कोई कंडीशंस या कोई एक्सेप्शंस या एनीथिंग, नथिंग। हमारे लिए तो सिर्फ जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है उसी में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर मैं बच्चों वैल्यूज पुट करूं तो दिस बिकम्स 931 इनटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब जहां पे हम डेल्टा एम को एएमयू में पुट करते हैं। तो ये याद रखना यूजफुल है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों मैंने एग्जांपल जरूर ऐसे लिया था कि 11 1 ग्राम कम हो गया, आधा ग्राम कम हो गया, उतना नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा जो मास इफेक्ट होता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आप देखो कि 1 AMU से ही यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये, और बच्चों अब जितनी आगे की अपनी रिसर्च है और जितना एनर्जी क्राइसिस लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो रिसर्च है, वो सारी अब इसी पे बेस्ड है कि हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस रिजल्ट, किस तरह से, ये तो दिख गया यहाँ से कोई एनर्जी आ सकती है। ठीक है, तो अब बस ये देखना है कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे यूज किया जाए कि हमारा जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए ना। तो जैसे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जिनको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहते हैं, वो प्रैक्टिकली इसी को यूज करते हैं somehow। ठीक है, इज दिस क्लियर सो फार? तो बच्चों एक मिनट, इससे भी पहले हम एक बात कर सकते हैं कि ये मास इफेक्ट होता है, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, तो जिसका जो मतलब उसका रीजन क्या है, मास इफेक्ट है, और मास इफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बच्चों इसको उल्टा भी पुट कर सकते हैं, जस्ट थिंक ऑफ दिस रिएक्शन इन रिवर्स। अभी क्या हम कह रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन हुए, न्यूक्लियस बना और एनर्जी रिलीज हुई, उसको रिवर्स में प्ले कर दो। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने न्यूक्लियस को एनर्जी दी और न्यूक्लियस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया। क्या ऐसी बात हमने पहले की है कभी? Basically we are talking about energy required to dissociate a system, disassemble a system। ठीक है, हम कहां कहां पे बच्चों ऐसी बात करते हैं जहां पे हम एक सिस्टम को तोड़ रहे हैं, डिसअसेंबल कर रहे हैं। बच्चों जैसे मान लो ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी था, वहां भी तो आप डिसअसेंबल ही कर रहे हो। ठीक है, उसका स्केल अलग है, उसके डिस्टेंसेस अलग है, बट फंडामेंटली तो वहां पर भी आप डिसअसेंबल ही कर रहे हो, है ना। ऐसे ही जब आपने इसके हायर लेवल पे, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, वहां पे भी आप इलेक्ट्रॉन को डिसोशिएट कर रहे हो, वो भी इन अ वे यही हो रहा था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस को डिसोशिएट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे बिल्कुल इसी एनर्जी को ऑपोजिट ये कह सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, डिसोशिएट अ न्यूक्लियस तो इसको बच्चों हम बाइंडिंग एनर्जी,
ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को आप दो तरीके से समझ सकते हो कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब न्यूक्लियस बन रहा है, या उल्टा कह दो कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जब न्यूक्लियस टूट रहा है। अग्रीड? तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो बच्चों ऊपर वाला पार्ट तो आपने लिखा हुआ है, उसको दोबारा नहीं लिखना, आप सीधा ये लिखो कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when a nucleus is formed from its fundamental constituents. Understood? तो बच्चों जो ये बाइंडिंग एनर्जी हुई, क्या वो इन अ वे हमें एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का आइडिया दे रही है? भाई जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है लेट से, उतना न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, उतना तोड़ना उसको मुश्किल हो रहा है। बट एट द सेम टाइम एक बात को और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सीधा ऐसे नहीं कह सकते कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उतना स्टेबल ज्यादा, क्योंकि वो उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। मतलब हाउ कैन बी डायरेक्टली कंपेयर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लेट से हीलियम एंड यूरेनियम? यूरेनियम में कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना? तो हो सकता है कि यूरेनियम की सीधा सीधा एनर्जी तो ज्यादा हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, बट हीलियम में आपको दो चार कोई तोड़ना है, वहां पे इतने सारे पार्टिकल्स को तोड़ना है। तो अ बेटर मेजर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, हम ये कह देते हैं कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी की ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, वो हमारे को स्टेबिलिटी का आइडिया दे देती है। अंडरस्टूड? अब बच्चों अगर हम जितने हमारे जैसे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अगर हम सारे एलिमेंट्स के लिए इस ग्राफ को प्लॉट करें, मतलब अगर हम देखें कि भाई हर एलिमेंट की कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो इट विल गिव अस एन आइडिया कि जनरली नेचर में कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल हैं, कौन से अनस्टेबल हैं, एंड सो ऑन, राइट? तो इट सो टर्न्स आउट कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने ए जो मास नंबर है, तो ये जो ग्राफ है इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। ठीक है, कि वो पहले बढ़ता है, इट पीक्स आउट एट 56 और उसके बाद कम होता है। अच्छा, बिल्कुल ब्रॉड सा ग्राफ है, मतलब अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनाएं तो इन बिटवीन भी कुछ पीक्स आती हैं,
कुछ लोकल पीक्स कह सकते हो, बट वो इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे को ब्रॉडली पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो ऐसे पहले बढ़ता है और फिर कम हो। नहीं, ये ए है मास नंबर, तो ये मैंगनीज या आयरन क्या होता है? क्या होता है मुझे नहीं पता। जो भी है 56 बस। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो स्मॉल साइज न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल है, जो मिड साइज न्यूक्लियाई हैं वो सबसे स्टेबल है, और जो लार्ज साइज न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल है। तो ये एक तो अगर लार्ज साइज न्यूक्लियाई हैं बच्चों, वो क्या कोशिश करेंगे, वो अगर अनस्टेबल है तो वो क्या कोशिश करेंगे, मिड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो जो इनकी कोशिश है, वो जो फिनोमेना है, उसको हम कहते हैं फिशन, जहाँ पे लार्ज साइज न्यूक्लियाई मिड साइज न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं वो मिड साइज में कैसे कन्वर्ट होंगे, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना। ये क्लियर हो गया बच्चों सबको सो फार? ठीक है, ओके। चलो दैट्स इट बच्चों, अपने नेक्स्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया हुआ है? जो उससे अगला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, शायद 4-5 क्वेश्चन है, वो करना है। मैं देख लूँ क्या उससे अगला भी हो जाए शायद। अच्छा, एफ नहीं करना अभी, एक्सरेज है ना, लीव दैट फॉर द टाइमिंग। चलो अभी जी करना है, ठीक है, एच नहीं करना फिलहाल। ठीक है बच्चों, ओके बाय।